हेलो स्टूडेंट, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। मेटल एंड नॉन मेटल का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उस पार्ट में हमने मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और साथ में ही कुछ एक्सेप्शंस देखी थी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं इसका सेकंड पार्ट में हमने पढ़ने आज केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम मेटल की रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन के साथ। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, जब भी आप मेटल को क्या करोगे, हीट करोगे। ठीक है, जब भी आप मेटल को क्या करोगे, हीट करोगे, तो वो ऑक्सीजन के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बनेगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको मैं एक बात पहले ही बता दूं, जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, तो उनका जो नेचर होता है वो कौन से होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है, एसिडिक नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और आप लोगों ने ऐसे ज़रूर लिख के एक बारी नोट्स बनाने हैं, याद करना है। अगर आप ऐसे लिखोगे आप कभी भी नहीं भूलोगे। आपको बेसिकली ऐसे याद रहता है, हम रहते हैं 2 1 ज़ा 2, तो आपको भी ऐसे याद है, मेटल को ऑक्सीजन के साथ किया तो मेटल ऑक्साइड बन गया। तो ये बात आप याद रखना। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल ले रही हूँ कॉपर की। कॉपर को मैंने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ तो मेरे पास क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या बन गया मेरे पास, कॉपर ऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट मैं बात करूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम को रिएक्ट करा मैंने ऑक्सीजन के साथ तो मेरे पास क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। अब जो यहाँ पे बात नोट करने वाली है, कुछ मेटल ऑक्साइड तो क्या है, बेसिक नेचर के ही होते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि Al2O3 है। ठीक है, जो AlO2 है, Al2O3 है, वो एज अ एसिड भी एक्ट करता है और एज अ बेस भी एक्ट करता है अपने साथ वाले के अकॉर्डिंग। जो साथ वाला उसका कंपोनेंट आएगा, कंपाउंड आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता होता है। अगर एसिड ले रहे हो तो वो बेस एक्ट कर रहा है, अगर आप बेस ले रहे हो तो वो क्या कर रहा है, एसिड एक्ट कर रहा है। तो जो सब्सटेंस, जो ऑक्साइड दोनों तरह एक्ट करे, एसिड भी और बेस भी, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं हम उसको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बात आप याद रखना कि जो एज अ एसिड भी एक्ट करे और एज अ बेस भी एक्ट करे, हम उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रही हूँ AlO3 की। ठीक है, AlO3 की मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है। इसको मैंने रिएक्ट करा 6 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ तो मेरा यहाँ पे क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, फिर मैंने क्या करा, इसको ही रिएक्ट कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो और जो मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल। तो अब इस रिएक्शन में देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। ठीक है, ये क्या हो गया, बेस। ये क्या है, मेरा एसिड। तो जब ये यहाँ पे एसिड पड़ा है तो ये वाला यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ बेस कर रहा है। बट जब यहाँ पे ये बेस पड़ा है तो ये वाला क्या एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एज अ एसिड। सेम कंपाउंड है और बट ये एक्ट क्या कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है। तो इसलिए इसको नेम दिया गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये बात याद रखना, ये पेपर में रिएक्शंस और एग्जांपल्स पूछी जाती हैं। तो जो हमारे मेटल ऑक्साइड है, कुछ तो सॉल्युबल होते हैं बट कुछ क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वो पानी में घुल के क्या बनाते हैं, डिजोल्व होके अल्कली बनाते हैं। ठीक है, जो सॉल्युबल है वो क्या करते हैं, वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, डिजोल्व होने के बाद वो क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या लिया, सोडियम ऑक्साइड लिया, उसको मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करा तो मेरा क्या बन गया, NaOH। वहीं मैं पोटाशियम ऑक्साइड की बात करूं तो उसको मैंने जब वाटर के साथ डिजोल्व करा तो ये क्या बन जाएगा, KOH।
CaOH। तो ये क्या थे, कुछ सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड थे जो क्या करते हैं, वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं। बट सब मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के लिए सेम नहीं है, ठीक है, सबकी रिएक्टिविटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो चलिए अब हम इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं। तो ये मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर है टुवर्ड द ऑक्सीजन। तो जो हम बात करें पोटाशियम और सोडियम की, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। ये बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये फायर कैच कर लेते हैं, इनमें आग लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं ये इंस्टेंटली बर्न हो जाते हैं। तो इसीलिए पोटाशियम और सोडियम को कैरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखा जाता है, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई सोडियम एंड पोटाशियम आयंस आर कीप्ड इन द कैरोसिन ऑयल, ठीक है। मेटल पोटाशियम एंड सोडियम मेटल आर कीप्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो इसकी यही रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये इस पर आग लग जाती है, ठीक है। तो और इस करके क्या है, इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम को क्या है, हीटिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, इसको हीट करना पड़ता है। जिंक को भी क्या करना पड़ता है, जब जिंक की एग्जांपल करवानी है, मेटल लेना है आपको, तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा, ओके। इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा हीट करना पड़ेगा, इसको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। कॉपर और आयरन, कॉपर की बात करूं तो ये बर्न नहीं होते हैं, ठीक है, ये बर्न नहीं होते। और नेक्स्ट मैं बात करूं सिल्वर और गोल्ड की, तो ये तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, जितना मर्जी टेम्परेचर क्या कर लो आप, हाई कर लो, तो ये रिएक्ट नहीं होते हैं। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, आपने इसको लर्न कर लेना है। अगर ज़्यादा नहीं होते तो आप इतना याद रखना कि जो एंड वाले हैं वो रिएक्ट नहीं करते और जो फ्रंट वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम और पोटाशियम का वैसे ही याद कर लो, सिल्वर गोल्ड रह जाएगा। उसके बाद जो बीच वाले हैं उनको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। जब भी मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है, मेटल ने रिएक्ट करा वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। एक बात याद रखना, ऐसे भी है, कुछ रिएक्शन घुमा के भी दी हुई है आपकी बुक में कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले आपके पास बनेगा मेटल ऑक्साइड, ओके, और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और उसके बाद जब दोबारा वो रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ये डायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है, और ऑक्साइड ही बनेगा। बनना तो देखो पहले मेटल ऑक्साइड ही है, सबसे पहले क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, उसके बाद ही मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। पर आप इसको ऐसे याद कर लो, ज़्यादा बेस्ट है कि मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनेगा, हमारा हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। जैसे मेटल ले लिया मैंने पोटाशियम को मैंने क्या करा, वाटर के साथ रिएक्ट करा, तो मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे, KOH, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और साथ में मेरे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई और साथ में क्या मिली, हीट एनर्जी भी क्या हुई, रिलीज हुई है, ठीक है। सोडियम के केस में भी सेम, सोडियम के केस में भी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, NaOH, और सेम हाइड्रोजन गैस और एनर्जी, हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब देखो हीट एनर्जी क्या हो रही है, इसमें से रिलीज हो रही है। जब भी हीट एनर्जी क्या होती है, रिएक्शन में निकलती होती है, तो हम उसको, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो ये एनर्जी क्या करती है, सोडियम और पोटाशियम में, ठीक है, यहाँ से पहले क्या हुई, रिएक्शन हुई वाटर के साथ, जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ठीक है, साथ में क्या हुई, एनर्जी भी आई है, तो इस एनर्जी ने क्या करा, इन दोनों में क्या कर दी, फायर कैच करने में हेल्प कर दी, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या है, सफिशेंट है इन दोनों को बर्न करने के लिए, तो ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कैल्शियम की, कैल्शियम को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करा तो मेरे पास बन गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, सेम हाइड्रोजन और क्या हुई, हीट एनर्जी रिलीज हुई है। बट एक बात याद रखना, इस रिएक्शन में जो हीट एनर्जी
प्रोड्यूस हुई है वो इतनी सफिशेंट नहीं है कि वो कैल्शियम को बर्न कर सके। वो क्या कर सके? कैल्शियम को बर्न कर सके। ठीक है, तो ये बात आप ज़रा माइंड में रखना कि ये दोनों तो बर्न हो रहे थे और हमने इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया था, बट इनको नहीं करा। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन हुई, ठीक है, जब रिएक्शन हुई तो इसकी हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि वो कैल्शियम को क्या सके? बर्न कर सके। ठीक है, तो जो कैल्शियम है वो क्या करता रहता है? सरफेस पे ही फ्लोट करता रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन बबल्स हैं वो क्या करते हैं? उनको स्टिक कर लेते हैं अपने में। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे प्रेजेंट है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? उसके वेपर्स फॉर्म के साथ, स्टीम के साथ। तो जैसे मैं एल्यूमिनियम की एग्जांपल लूँ, एल्यूमिनियम को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करा, तो अब वाटर इसमें क्या है? स्टीम फॉर्म में। ये रिएक्शन पेपर में आती है, तो मेरे पास क्या बन गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अभी हाइड्रोक्साइड नहीं बना, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास स्टीम से रिएक्ट करने के बाद मेरे पास क्या बना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग हो रही है। सिमिलरली आयरन भी क्या है? सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो वैसे ही कुछ और एलिमेंट हैं हमारे पास, जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि एसिड क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास डिल्यूट होता है और मेरे पास एक क्या होता है? कंसनट्रेट होता है। ठीक है, आई थॉट आपको इनके बारे में नॉलेज होगी। अगर जिनको नहीं है उनको मैं बता दूं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, ये रेशियो क्या बता रही हूँ वो सिर्फ एग्जाम्पल है। डिल्यूट में 99% क्या होता है? वाटर होता है और 1% क्या होता है? आपका एसिड होता है। ठीक है, बट अगर मैं वही बात करूँ कंसनट्रेट की, कंसनट्रेट में 99% क्या होता है? 1% क्या होता है? वाटर होता है और 99% क्या होता है? एसिड होता है। तो कंसनट्रेट एसिड क्या होता है? ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, और डिल्यूट एसिड क्या होता है? इतना ज़्यादा डेंजर नहीं होता। तो जब भी मेटल रिएक्ट करेगा डिल्यूट एसिड के साथ, ये आपने वर्ड लिखना है। जब भी रिएक्शन आप करोगे तो आपने डिल्यूट वहाँ मेंशन करके आना है। तो आपका क्या पास क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और साइड में क्या होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। एग्जाम्पल ले, मेटल को मैग्नीशियम ले लिया, उसको मैंने डिल्यूट HCl के साथ मैंने रिएक्ट करा। अब मैंने HCl डिल्यूट लिया तो मैं इसके नीचे DiL लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या बन गया? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। नेक्स्ट जिंक की रिएक्शन करके देखो, जिंक को मैंने क्या करा? HCl के साथ रिएक्ट करा, वो भी डिल्यूट फॉर्म में, तो ये क्या बन गया? जिंक क्लोराइड एज अ सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? लिबरेट होगी। तो ये हमारे क्या थी? रिएक्शंस थी एसिड के साथ। एक नाम पढ़ना हमने जो है अब एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया की मैं बात बताऊं आपको। एक्वा रीजिया क्या है? एक लैटिन वर्ड से नेम लिया गया जिसका मीनिंग है रॉयल वाटर। देखो, रॉयल वाटर से अगर बात करें तो मतलब बहुत शाही बात आ गई। शाही बात आ गई तो सोने चांदियों की बात होगी। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ के आए हैं कि जो गोल्ड था, वो प्लेटिनम था, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। बट अब क्या है? जो एक्वा रीजिया वो एक मिक्सचर है। क्या है? एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है। ठीक है, जिसको क्या बनाया जाता है? फ्रेश ही बनाया जाता है, जिसमें कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, HCl एंड HNO3। ठीक है, किसका मिक्सचर हो गया? वो HCl का और HNO3 का, जो कि क्या? कंसनट्रेटेड है। और इनकी रेशो क्या है? 3:1 कि जो HCl की अमाउंट है वो 3 और नाइट्रिक एसिड की अमाउंट क्या है? 1। ठीक है, ये दोनों ही एसिड क्या है? कंसनट्रेट हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड को बनाते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ बन रही है। ठीक है, तो इसकी रेशो क्या है? 3:1। और ये किसके लिए काम आता है? गोल्ड को डिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक्वा रीजिया किसके काम आता है? गोल्ड को डिजॉल्व करने के लिए काम आता है। तो आप ये बात याद रखना कि एक्वा रीजिया क्या? एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है जो कि कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ बना होता है, और उसकी रेशो क्या है? 3:1 है। और किसके काम आता है? गोल्ड को डिजॉल्व करने के लिए, गोल्ड एंड प्लेटिनम को। ओके, तो लास्ट जो हमारी केमिकल
प्रॉपर्टी है मेटल रिएक्ट विद मेटल ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, हमने कोई भी मेटल ले लिया जो कि क्या है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मेटल मैंने ए ले लिया जो कि क्या है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, सोडियम पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, कोई भी मेटल सॉल्ट का सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, उसको नाम दे दिया मैंने बी दे दिया। फिर अब क्या होगा, देखो जो मेटल जो है ए जो कि क्या था बहुत ज़्यादा वेरी रिएक्टिव, जो बहुत ज़्यादा क्या था रिएक्टिव नेचर का था, उसने क्या करना है जो सॉल्ट सोल्यूशन का मेटल है उसको क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा, क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो जो मेरे पास यहाँ बनेगा अब मेटल, ये मेटल तो अब इसके पास जाएगा, तो इसने क्या करा बी वाले की जगह ले ली और साथ में क्या हो गया, जो मेटल सॉल्ट सोल्यूशन था आपका उसकी जगह पे क्या आ गया, ए आ गया। इसको मैं एक एग्जांपल की तरह समझाती हूँ, आपको ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। कॉपर को मैंने रिएक्ट करवाया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाया, तो मेरे पास क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है, सिल्वर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये रिएक्शंस थी मेटल की मेटल सॉल्ट के साथ। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे कॉपर क्या था, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो कॉपर ने क्या करा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे जाके खुद लग गया, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पे ए था और ये यहाँ पे बी था, तो यहाँ पे अब क्या बन गया, ये यहाँ पे बन गया बी की पोजीशन पे आ गया और ये ए की पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ लिखी है, आप सब भी हैरान होंगे कि मैम ने ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में कहाँ से इंग्लिश घुसा दी है। तो ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करने का तरीका है, तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप एक दो बारी साथ साथ बोले, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मरकरी सेव गोल्ड। एक बारी, सेकेंड बारी फिर बोलिए, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड try learning how copper mercury save gold। तो चलिए अब इस लाइन के पीछे की बातें देखते हैं। सबसे पहले पी से होता है हमारा पोटाशियम, ठीक है, पी से क्या होता है हमारा पोटाशियम जो कि क्या है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। एस फॉर सोडियम, ठीक है, पहला वर्ड है इनका सोडियम। फिर सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ठीक है, सिंबल लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। ए से एल्यूमिनियम, केयरलेस कार्बन, ठीक है, ज़ीब्रा जिंक, इंस्टेड आयरन। टी से टिन, एल से लेड, ठीक है, लर्निंग, लेड की स्पेलिंग होती है LED लेड, ठीक है, मैंने स्पेलिंग साथ में लिख दी। हाउ हाइड्रोजन। कॉपर, तो कॉपर ही है हमारा, तो मैं इसका सिंबल लिख रही हूँ यहाँ पे CU। मरकरी क्या होता है मेरे पास HG, तो यहाँ मैंने यहाँ पे इसका नेम ही यूज़ करा हुआ है मरकरी सेव, ठीक है, तो S से सिल्वर और G से गोल्ड, ठीक है, G से गोल्ड। तो ये तो सेम था। अब आप किसको याद कर सकते हो, पोटाशियम। पोटाशियम क्या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या है मोस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लीस्ट रिएक्टिव। नीचे जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अब देखो हमेशा क्या होता है कि अगर ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पड़े या नीचे सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव पड़े, तो एक बीच का भी कोई होना चाहिए जिससे हमें पता लग जाए कि किसके ऊपर रिएक्टिव और किसके नीचे क्या है अनरिएक्टिव है। तो वो एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन से बिलो वाले हम लेस रिएक्टिव मानते हैं और जो हाइड्रोजन से अबव वाले हैं हम उनको क्या मानते हैं मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, या रिएक्टिव मानते हैं, ओके। तो ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज और उसको लर्न करने का तरीका। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल जो होते हैं हमारे नॉन मेटल वो रिएक्ट ही नहीं करते, ना वाटर के साथ ना स्टीम के साथ, ठीक है, ना वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते और ना ही वो डिल्यूट HC एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जब ये कोई रिएक्शन ही नहीं करते तो हमारे जो पहली मेटल की 3 प्रॉपर्टीज थी वो तो खत्म ही हो गई ना। क्यों नहीं करते, अब रीज़न क्या है वाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मेटल नॉन मेटल्स हैं वो क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं मेरे वो क्या इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, हमेशा एक्सेप्ट करते होते हैं। तो ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, वो डिल्यूट के साथ तो रिएक्शन नहीं करते, बट वो क्या करते होते हैं, कंसनट्रेट के साथ रिएक्शन करते होते हैं। जैसे मैंने अब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया, ठीक है, इसको मैंने रिएक्ट करा तो मेरे पास क्या बन गया, H2SO4 एंड साथ में मेरे पास NO2 और साथ में मेरे पास जो इवॉल्व हुआ वो है वाटर, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है जो कंसनट्रेटेड एसिड के साथ है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने मेटल में देखी थी वो इसमें भी होती है, जैसे क्लोरीन 2। ओके, नेक्स्ट हमने ले लिया सोडियम ब्रोमाइड। तो जो क्लोरीन है वो ज़्यादा क्या है, उससे रिएक्टिव है, तो उसने क्या करा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया और NaCl का अपना कंपाउंड बना दिया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल में भी होती है। अब जो मेन और मोटिव है रिएक्शन का मेटल एंड नॉन मेटल, कि जो मेटल्स हमेशा जो रिएक्शन है वो नॉन मेटल के साथ ही क्यों करते हैं और कैसे होती है, ठीक है। तो ये अब तो हमने मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन देखनी कैसे होती है। हमने एक मेटल ले लिया और एक साइड क्या ले लिया, नॉन मेटल ले लिया। तो मेटल्स क्या होते थे, जो क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, ठीक है। वहीं नॉन मेटल क्या होते थे, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे, ठीक है, राइट। इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे, और मेटल क्या थे, इलेक्ट्रॉन को लूज करते थे। तो सोडियम की मैंने एग्जांपल ली थी, उसका मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाई थी। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8। वहीं मैं क्लोरीन की बात करूँ, जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, तो उसके पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी, ठीक है। तो उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा और अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो पूरी कर ली, ठीक है। अब देखो, इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो कहाँ गया और इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया। तो क्या हुआ कि जो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा वो क्लोरीन ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जब भी आप मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करवा रहे हो तो मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो नॉन मेटल के पास कैपेसिटी होनी चाहिए उसको एक्सेप्ट करने की। अगर उसको नॉन मेटल एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मेटल कहाँ उसको लूज करता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डॉट स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको सोडियम की एंड क्लोरीन की, क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, ओके। और सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर में, ओनली 1, ठीक है, ओनली 1। तो उसने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, ठीक है, उसको डोनेट कर दिया और खुद पॉजिटिव चार्ज ले लिया। और क्लोरीन के पास क्या हो गया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसके बाद डोनेट करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ऐसे क्या होती है, इनकी बॉन्डिंग होती है। तो इन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, जहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होके जो बॉन्ड बनती है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे देखो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो, कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आयनिक बॉन्ड क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से बनती होती है। ये बात आप याद रखना। और देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आए हैं। तो चार्जेस करके जो इनके बीच में फोर्स होती है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। जहाँ भी चार्जेस अपीयर होते हैं वहाँ पे कौन सी फोर्स आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ये बात आप याद रखना, ओके। आयनिक बॉन्ड क्या होती थी, द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो मैंने आपको बोला इसके बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि चार्जेस के कारण होती है। तो इसके जनरली क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, ठीक है, जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट साथ में ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब ये पीसेस में भी ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, सॉलिड है बट क्या है, ब्रिटल भी है साथ में। सेकंड क्या, सॉलिड है, हार्ड है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी क्या है, हाई है, हाई मेल्टिंग एंड
बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड मैं बात करूँ तो ये जो आयनिक हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड मतलब आयंस है, आयंस है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हैं चार्जेस इनके पास। तो ये क्या होते हैं, ये उसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे जो क्या होंगे, पोलर, जो क्या होंगे, पोलर। पोलर मतलब जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और ये क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे किसमें, नॉन पोलर में, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव मतलब होंगे पर बहुत ज़्यादा, मतलब चार्जेस जो हैं वो प्रॉपर नहीं आपको लगेंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, पार्शियल होगा साइज में। तो पोलर में अगर हम बात करें तो हम करते हैं H2O वाटर की, और अगर हम नॉन पोलर में बात करें तो इसमें आता है केरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल, बेंजीन, ये ईथर, ये सब क्या आते हैं आपके इनसॉल्युबल नॉन पोलर सब्सटेंस में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड आपको पता है आयंस के बने हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो भी हमने बनाया, ठीक है, वो क्या बना हुआ है, आयंस का बना। आयंस का बना है जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, सॉल्युबल कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे तो उसमें आयंस बन जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव। जब आयंस बन गए तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट जब वो अपनी सॉलिड स्टेट में पड़े हैं फिर वो कंडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है, बाउंड है, वो अच्छी तरह बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए वो जो है चार्जेस मूव नहीं करेंगे और कंडक्शन नहीं होगी। बट मोल्टन स्टेट में क्या करेंगे, वो कंडक्ट करेंगे। मोल्टन स्टेट क्या होती है, जब हम किसी भी किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, हीट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हीट करने से क्या होगा, जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। तो आज आपका ये सेकंड पार्ट भी फिनिश हो गया, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज एंड आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट और लास्ट वीडियो थर्ड पार्ट में हम इसके ओर्स एंड एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम फर्दर वीडियोस बनाते रहते हैं। तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।